एक माँ और बेटी गांव के साहूकार का कर्जा चुकाने के लिए रात के सुनसान समय में साहूकार की हवेली पर बारी बारी से जाया करती और बारी बारी से कर्जा चुकाया करती। और यहाँ तक कि वह जो साहूकार था वह सिर्फ यही कहता कि भाई ये पूरा कर्जा वो नहीं है जो मैंने मूल दिया है, ये तो इसके बदले में ब्याज है, तुम्हारा ब्याज मैं माफ़ कर दूंगा, बाकी मूल जब तुम्हारे पास हो जाए तो वो तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हारा ये जो कर्जा है सब कुछ माफ़ कर दूंगा, ब्याज नहीं मांगूंगा। अब तो माँ और बेटी उसका ब्याज चुकाने के लिए रात को बारी बारी हवेली पर जाती हैं। मगर दोस्तों एक बार ऐसा होता है, दो लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और फिर जब खुलासा होता है दो लोगों की हत्या के पीछे का तो बड़ा ही बवाल यहाँ पर मचता है। और लोग भी जब इस कहानी को सुनते हैं तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। आखिर क्या तो मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर सुनेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सीख मिलती है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव अगर आए तो हमें कौन कौन से कदम नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि उतार चढ़ाव जब ज़िंदगी में आता है तो इंसान कोई भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि वो उसको एक तरह से कहते हैं पतन की ओर ले जाता है। तो इस कहानी से आपको यहाँ पर सीख मिलेगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव के अंदर, जहाँ पर ज़्यादातर किसान आबादी रहा करती थी और अमीर तो उस गांव में एक दो लोग ही थे जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा खेत था और उन खेतों में मजदूर काम किया करते थे, तो वही लोग अमीर थे। अब इस गांव के अंदर एक हेम सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि गांव से थोड़ी सी दूरी पर शहर है, शहर में ऑटो चलाने के लिए जाया करता है। उसके घर में उसकी पत्नी है तृष्णा देवी। तृष्णा देवी घर पर सिलाई का काम किया करती और साथ में घर का काम भी किया करती। इनकी एक बेटी है सलोनी जो कि 9वीं क्लास में पढ़ा करती है। 3 लोगों का यह परिवार है, बहुत ही अच्छे से इनका समय गुजर रहा होता है, कोई पैसों की ज़्यादा तंगी नहीं होती क्योंकि पिता यहाँ पर ऑटो चलाकर कमा लाया करता और 3 लोगों का खर्चा ही क्या होता है। अगर 3 लोग हों और साधारण खर्चा करें तो भाई खर्चा जल्दी चल जाता है, वरना तो अगर हाई लेवल का खर्चा करें तो अकेले इंसान का खर्चा नहीं पूरा हो पाता नौकरियों से। मगर इनके परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा था। मगर दोस्तों जो परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा हो, कभी कभी वहाँ पर हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। 2 सितंबर 2025 की बात है। हेम सिंह जो कि ऑटो लेकर निकलता है, दिन भर काम करता है, पैसे कमाता है, शाम हो जाती है तो शाम को उसका एक दोस्त जिसका नाम होता है तेजस, वो उसको मिल जाता है। अब तेजस भी ऑटो चलाया करता था। तेजस से कहता है हेम सिंह तू अपना ऑटो क्यों नहीं लेकर आया आज? तो तेजस कहता है कि वो ख़राब हो गया था, मैंने उसे मिस्त्री के वहाँ पर खड़ा किया है, 2 दिन में वो मुझे वापस लौटाएगा। तो अब हेम सिंह और तेजस की बातचीत होने लगती हैं और यह दोनों आपस में बैठकर शराब वगैरह पी लिया करते थे। तो अभी भी जो तेजस होता है वह कहता है कि चलो शराब वगैरह पीते हैं, कुछ पैसे मेरे पास हैं और तुमने भी कमाए होंगे। हेम सिंह कहता है हाँ हाँ, पैसों की चिंता मत करो, चलो बैठते हैं। और फिर दोस्तों ये शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं, शराब की पूरी पार्टी करते हैं कहीं खेतों में। और फिर रात हो जाती है, 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, रात का 9:30 और 10 बजे का समय हो जाता है। तो अब ये दोनों ऑटो में बैठ करके चलने लगते हैं। एक ही ऑटो था क्योंकि तेजस का ऑटो तो ख़राब पड़ा हुआ था। जैसे ही सड़क पर चढ़ते हैं तो सड़क पर जैसे ऑटो अपनी रफ्तार में था तो सामने से एक ट्रक भी आ रहा था और तेजस तो पिछली वाली सीट पर बैठा था, आगे जो हेम सिंह है वो अपना ऑटो चला रहा था। तभी इनका हाथ बहक जाता है और ट्रक की तरफ ऑटो मुड़ जाता है एकदम से, और ट्रक भी स्पीड में था, ये भी स्पीड में थे। ट्रक से टच होते ही ऑटो के तो खील खील उड़ जाते हैं, यानी कि वह सारा बिखर जाता है। और जो हेम सिंह है उसको ज़्यादा चोट आती है क्योंकि वह आगे बैठा हुआ था ऑटो में, और जो यह दूसरा दोस्त था तेजस, यह तो पिछली वाली सीट पर था। जैसे ही टक्कर लगती है उछल करके दूर खेत में जा पड़ता है सड़क से नीचे, तो इसको चोट नहीं लगती, थोड़ी बहुत खरोंच आई थी इसको। अब तो हालत ख़राब हो जाती है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो ऑटो वाला था हेम सिंह, इसको उठाया जाता है। वहीं पर तेजस भी पहुँच जाता है, दोनों नशे में टन थे। लेकिन तेजस अब हेम सिंह की पत्नी और बेटी को फ़ोन करके बता देता है कि इस तरह से हेम सिंह का एक्सीडेंट हो गया है, तुम आ जाओ और मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया जाता है। अब तो हेम सिंह की जो पत्नी तृष्णा होती है और उसकी बेटी सलोनी हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के रोने धोने लगते हैं। लेकिन जो डॉक्टर होता है वह कहता है इनसे कि रोने धोने का समय नहीं है, आपके पति की टांग बिल्कुल
चूर चूर हो चुकी है, यानी कि वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उसको तो निकालना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करिए, वरना ये जो पैर में लगी है चोट, इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, कहीं तुम्हारे पति की मौत ना हो जाए। यह सुनते ही जो पत्नी होती है एकदम से रोने लगती है और एकदम से विचार करती है और अपने बेटी से कहती है, बेटी सलोनी तू यहीं पर रह अपने पापा के पास, और मैं गाँव में जा रही हूँ, गाँव के ज़मींदार रवि ठाकुर जो है उससे पैसे लेकर आऊँगी। और उसके बाद वह रात के समय ही गांव में जाती है दौड़ी दौड़ी और रवि के दरवाजे को खटखटाने लगती है, जिसकी बहुत बड़ी हवेली थी। अब तो यह जो रवि होता है दरवाज़ा खोलता है। रवि के घर में कोई नहीं था, अकेला रवि था, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत तो 2 साल पहले हो चुकी थी और उसका जो बेटा था इकलौता, वह हॉस्टल में पढ़ा करता था। तो गांव के अंदर की जो हवेली थी उसमें अकेला रवि रहा करता था और जो भी दिन में कोई नौकरानी वगैरह रखी हुई थी वो खाना बना जाया करती थी। अब रवि दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है सलोनी की माँ, जिसका नाम है तृष्णा, खड़ी हुई है, यानी कि हेमंत की पत्नी। उससे पूछता है, क्या हुआ तृष्णा, कैसे खड़ी हो, कैसे हाँफ रही हो? तृष्णा देखने में बहुत ही सुंदर थी। तृष्णा कहती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी कर लो, 5 लाख रुपए दे दो। यह सुन करके सबसे पहले तो रवि इस तृष्णा को ऊपर से नीचे तक निहारता है और फिर मन में पता नहीं कौन कौन से विचार और ख्याल पनपने लगते हैं और फिर मुस्कुरा कर कहता है कि अंदर आओ। उसको अंदर ले जाकर बिठाता है, पहले तो उसको पानी पिलाता है कि देखो पानी पियो, और उसके बाद फिर शांति से पूछता है क्या बात हुई। वह बताती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, पाँव काटना पड़ेगा और उसके लिए ऑपरेशन होगा, उसके लिए पैसे नहीं हैं। अब ऐसा कुछ यहाँ पर मामला था, कुछ पाँव काटना था या फिर कोई और सर्जरी भी थी, उसके साथ साथ और भी चोट लगी थी उसको। तो अब जो यह रवि होता है मुस्कुरा कर कहता है कि देखो मैं पैसे ऐसे तो देता नहीं हूँ। अब तो यहाँ पर जो तृष्णा होती है वह कहती है कैसे देते हो? वह कहता है देखो तुम्हारा घर है और 5 लाख रुपए में उसको गिरवी रख लूँगा मैं, और उसके बाद जो ब्याज चलेगा उस ब्याज को तुम्हें चुकाना पड़ेगा, अगर तुम चुका पाओ तो। उसके बाद जो तृष्णा होती है वो कहती है हाँ जी देखा जाएगा, जो भी कुछ होगा हम ब्याज चुका देंगे। लेकिन अब एकदम से मुस्कुरा जाता है रवि और वो कहता है कि जो मैं 5 लाख रुपए में तुम्हारा घर गिरवी रख रहा हूँ, पैसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहली बार तुम्हें जब मैं पैसे दूंगा तो मेरी बोहनी करवानी पड़ेगी। अब वह कहती है बोहनी क्या होगी? तृष्णा कहती है, तो सेठ जी कहते हैं जो गांव का साहूकार था, कि बोहनी यह होगी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम्हारा घर गिरवी रख के, लेकिन तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। अब तो यहाँ पर पति की जान को आफत थी, मौत से ज़िंदगी लड़ रहा था, ज़िंदगी और मौत से, तो एकदम से तृष्णा मान जाती है और उसके बाद वह रवि इस तृष्णा के साथ अपनी तृष्णा पूरी करता है। 1-2 घंटे तक यह कुकर्म करता है और उसके बाद पैसे उसको दे देता है, क्योंकि साहूकार था, इसके पास 10-12 लाख रुपए तो वैसे ही रखा करते थे घर में, और उसको पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। यह महिला तुरंत हॉस्पिटल जाती है, तब तक डॉक्टर इसका इलाज चालू कर चुके थे। जाकर ये पैसे जमा करती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, पाँव को निकाला जाता है और उसके बाद डॉक्टर अब इसको घर भेज देते हैं हेमंत को कि ले जाओ अपना सेवा पानी करो, पैर तो इसका निकल ही गया है, अब इसकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, जो भी तुम्हें कुछ करना है। अभी आप उसको अपने घर पर ले आती हैं, उसकी सेवा पानी करने लगती हैं। अभी तो टाँके भरने में भी टाइम था। अब कुछ दिन वो गुजर जाते हैं, 1 महीना गुजरता है, तो एक दिन की बात है, घर पर जो बेटी है वह तो स्कूल गई हुई थी और जो साहूकार होता है रवि, वह इनके घर पर आ धमकता है और आ करके वह कहता है कि भाई ब्याज का टाइम हो गया, 5 लाख रुपए लिए थे ना, याद है ना? हाँ, हेम सिंह कहकर कहता है। हेम सिंह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है बेचारा, कहता है कि हाँ जी बाबूजी लिए तो थे और ब्याज अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, आप देख ही रहे हो, घर में कमाने वाला कोई है नहीं, कहाँ से ब्याज दूंगा मैं। लेकिन हेम सिंह वहीं पर बैठ करके अपनी नज़रों को आंगन में इधर उधर घुमाने लगता है। तो आंगन में चूल्हे पर हेम सिंह की पत्नी तृष्णा खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। तभी हेम सिंह से कहता है साहूकार कि ब्याज तो चुकता हो जाएगा, बस तुम ही चुकता कर दोगे, तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज़ है अगर चाहो तो। अब हेम सिंह कहता क्या करना होगा जी? अब साहूकार कहता है रवि कि तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ 1 घंटे के लिए छोड़ दो, तुम्हारा ब्याज मैं माफ़ कर दूंगा। रही बात मूल की, जो 5 लाख रुपए मूल है उसको तुम देते रहना, और हर महीने मुझे ब्याज चाहिए, और हर महीने क्या, मुझे तो रोज़ रोज़ ब्याज उतारना है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, वरना फिर मेरे पैसे दे दो, और नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर शोर शराबा करूँगा और इस घर से निकल जाओ, मैं अपने पैसे वसूल कर लूँगा। अब तो ये बात बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मुश्किल अटक गई थी। पत्नी भी वहीं पर बैठी बैठी सुन रही थी, जबकि पत्नी एक बार कांड कर चुकी थी उसके साथ जब पैसे लिए थे। अब तो यहाँ पर जो यह आदमी होता है हेम सिंह, यह अब एकदम से अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी को बताता है कि इस तरह से कह रहा है। और उसके बाद यहाँ पर पत्नी कहती है ठीक है, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, बुलाओ इसको, भेजो कमरे के अंदर। और फिर उस साहूकार को कमरे के अंदर भेज दिया जाता है। रवि को कमरे के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर ये कुकर्म करते हैं। 1 घंटे तक कुकर्म करने के बाद यह आदमी रवि साहूकार अपने कपड़े पहनता हुआ बाहर निकलता है। इतने में ही 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी स्कूल से घर आ जाती है और वह नाड़ा बांधते हुए देखकर साहूकार का समझ जाती है, क्योंकि इतनी बच्ची तो नहीं थी, मगर वह कुछ कहती नहीं है, चुपचाप रहती है, क्योंकि उसके मन में ये था कि इससे कर्जा लिया है, कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ेगा ही। इतनी समझदार थी, चुप रहती है। लेकिन उस बेटी को देख करके साहूकार रवि सलोनी को देख करके मुस्कुरा जाता है और उसके मन में अब दूसरे ख्याल पनपने लगते हैं। दूसरे ख्याल कौन से हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो रवि होता है साहूकार, वह ध्यान उसका पूरा सलोनी पर टिक जाता है। और रात के समय अब एकदम से फ़ोन आता है इस हेम सिंह के पास, और अभी तो वह हेम सिंह से ये कहता है कि देखो अपनी पत्नी को भेज दो मेरे पास, क्योंकि मैंने कहा है अगर तुम ब्याज दे सकते हो तो ब्याज दे दो, नहीं तो पूरे महीने तक तुम्हारी पत्नी मेरे घर पर आएगी। अब तो हेमंत सिंह को पता था कि यह तो होगा ही। उसकी पत्नी कहती ठीक है, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ। अब पता नहीं उसकी पत्नी को मज़े आ रहे थे इस काम में या फिर वो मजबूर होकर ये काम कर रही थी। मुझे तो लगता है शायद मज़े आ रहे होंगे, जो 1 मिनट में कहने पर ही चल दिया करती थी। अब जो पत्नी होती है तृष्णा देवी, वह पहुँच जाती है साहूकार के घर। वह साहूकार दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद अपने बेडरूम में ले जाता है और अंदर से कुंडी लगा देता है, बंद कर देता है। 1-2 घंटे तक यहाँ पर वासना तृप्त होने के बाद जो तृष्णा होती है वह भी अपने कपड़े पहन लेती है और साहूकार भी अपने कपड़े पहन लेता है। और उसके बाद तृष्णा का हाथ पकड़कर अपने बेड पर साहूकार दोबारा बिठाता है और कहता है कि एक बात बोलूं तुमसे। अब यह तृष्णा बोलती है बताओ क्या बोलना है। जी साहूकार जी, आपने हमारी मदद की है। उसके बाद साहूकार रवि कहता है कि तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत हो चुकी है, जवान हो चुकी है, उसको मेरे पास भेज देना कल। लेकिन यह बात सुनते ही तृष्णा एकदम से फूट पड़ती है गुस्से में, कहती नहीं साहूकार जी, आप मेरे साथ जो कर रहे हो यही ठीक है, मेरी बेटी को इस काम में मत घसीटो। लेकिन इतने में साहूकार कहता बैठो 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। अंदर जाता है, तिजोरी में से 50,000 रुपये लाता है और ला करके तृष्णा के हाथ में रख देता है और कहता है कि बहुत रहेंगे या कम पड़ेंगे या और दे दूं। अब तो तृष्णा चुपचाप हो जाती है, ना हाँ करती है ना मना करती है। साहूकार कहता है कि जाओ घर और अपनी बेटी को कल मेरे पास भेज देना। अब वह अपने घर जाती है, वह लालच आ जाता है उसको, क्योंकि गरीबी चली हुई थी, पति का इलाज चल रहा था, तो एक एक पाई के लिए वो तरस रहे थे। ऊपर से साहूकार का ब्याज सर पर रख गया था और 5 लाख रुपए उसको कर्जा चढ़ गया था। अब तो यहाँ पर जो तृष्णा होती है पति के पास पहुँचती है और जा कर के चुपके से बैठकर कहती है कि साहूकार ने बेटी की डिमांड की है कल के लिए। यह सुन करके एकदम से जो पति हेम सिंह होता है वह गुस्से में आ जाता है कि इसने समझ क्या रखा है, तुम चली जाती वो काफ़ी नहीं है क्या। लेकिन इतने में ही जो तृष्णा होती है वह 50,000 रुपये निकाल कर अपने पति के हाथ पर रख देती है कि ये रुपये दिए हैं उसने हमारी बेटी के बदले में और कहा है आगे भी पैसे देता रहूँगा और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे देख करके अब हेम सिंह को भी लालच आ जाता है कि उसका इलाज भी होना है, घर में बहुत सारे खर्चे हैं। वह तैयार हो जाता है और फिर दोनों माँ और बाप दोनों इकट्ठे होकर के अपनी बेटी को बुलाते हैं और बेटी के सामने अब वह सारी बात बता देते हैं कि बेटी हमारे साथ ये हो रहा है। बेटी कहती है मुझे पता था पापा, जब माँ पैसे लेने के लिए गई थी मुझे तभी शक हो गया था। लेकिन अब जो माँ बाप होते हैं वह कहते हैं बेटी तुम्हें भी जाना होगा, क्योंकि उसने 50,000 रुपये भेजे हैं, इनसे घर का काम चल जाएगा, मेरी दवाइयाँ आ जाएंगी। और वह और भी पैसे देने के लिए कह रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी माँ के बदले में तो हमारा ब्याज माफ़ कर देगा, जो 5 लाख रुपए लिए हैं उनका ब्याज, और अगर तुम उसके पास जाओगी तो इसके बदले में वह तुम्हें पैसे भी देते रहेगा हमारे घर को। अब देख लो बेटी तुम जाओगी या क्या करोगी। लेकिन बेटी मना कर देती है बाबा आप ये क्या बात कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ ना, कोई ऐसी वैसी किराए पर लाई हुई तो नहीं हूँ। अब पिता नीचे नज़र झुका लेता, लेकिन फिर से कहता है कि बेटी किराए पर तो लाई हुई नहीं हो, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो समय चल रहा है ना उसके हिसाब से तू देख ले, अगर तू कर सके तो। अब पिता रोने लगता, माँ भी रोने लगती है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन अब क्या करें। तो अब बेटी अपने माँ बाप के आंसुओं को देख करके तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है मुझे कल छोड़ आना माँ वहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन होता है। जो माँ होती है उसको रात को 10 बजे अपनी बेटी को साहूकार की हवेली पर ले जाती है।
साहूकार दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि अरे वाह, आज तो यहाँ पर सलोनी आ गई है। उसका स्वागत करता, अंदर ले जाता है और सलोनी की माँ से कहता है तृष्णा से कि तुम जाओ अपने घर और मैं इसको अपने आप घर छोड़ आऊँगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर वही कुकर्म वह उस लड़की के साथ करता है। अब 2-3 घंटे लगातार कुकर्म होने के बाद जो साहूकार होता है लड़की को कपड़े पहनाकर उसके घर तक छोड़ने के लिए आ जाता है। लड़की अपने घर में घुस जाती है। अब तो यहाँ पर 2-3 दिन फिर गुजर जाते हैं। दूसरे दिन उसकी माँ जाती है सलोनी, तृष्णा, और फिर 3-4 दिन गुजरने के बाद फिर से साहूकार की डिमांड होती है कि सलोनी को भेजो। मगर दोस्तों सलोनी जैसे ही वहाँ से आई थी ना, तब से वह रो रही थी, चुपचाप रह रही थी, गुमसुम थी। बताओ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तीसरे चौथे दिन फिर से जब डिमांड आती है तो माँ बाप कहते हैं बेटी आज रात को तू चली जाना साहूकार के घर पर। लेकिन बेटी अब माँ बाप की तरफ पता नहीं कैसी नज़रों से देख रही थी और एकदम से मना कर देती है कि मम्मी पापा मैं नहीं जाऊँगी। माँ बाप कहते क्यों नहीं जाएगी तू वहाँ पर, उसने हमारा काम चलाया है। लड़की कहती है वो जानवर है, जानवरों की तरह नोचता है और मैं 3-4 दिन से मुझे ही पता है मैं किस तरह से रह रही हूँ। शरीर का एक एक अंग दुख रहा है मेरा, मतलब एक एक अंग में दर्द हो रहा है। अब तो ये बात माँ बाप को नहीं रास आ रही थी, उनको तो पैसे दिखाई दे रहे थे। कहते हैं चली जाना, ज़रूर चली जाना, ऐसा कुछ नहीं होता ये और वो है। अब बेटी जो होती है माँ बाप की इस क्रूरता को देख करके इनके बीच में झड़प भी होती है और झड़प खत्म होने के बाद भी माँ बाप ये कहते हैं कि तू चली जाना। तो अंत में लड़की कहती है ठीक है मैं चली जाऊँगी। और फिर कब जाएगी तू? वह कहती मैं 12 बजे जाऊंगी। तो ये लोग साहूकार को फ़ोन कर देते हैं कि 12 बजे जो सलोनी है वो आ जाएगी और तुम आराम से रहो। और फिर दोस्तों माँ बाप तो सो जाते हैं और कहते हैं 12 बजे चली जाना ज़रूर। और माँ बाप जैसे सो जाते हैं, बेटी चुपचाप बैठी हुई पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। और फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वह साहूकार के पास तो नहीं जाती है, वह अंदर जाती है। अंदर के कमरे में वहाँ पर कबाड़ पड़ा हुआ था, उस कबाड़ के अंदर इनके दादा परदादा की कोई पुरानी तलवार पड़ी हुई थी। उस तलवार को निकाल कर लाती है और पहले तो अपने सोते हुए पिता की गर्दन पर एक ही बार में उसको अलग कर देती है और दूसरी बार में अपनी माँ की गर्दन को अलग कर देती है। और जब वहाँ पर इनको मारने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और मतलब जैसे एक भड़ास होती है ना वो निकालती है। इसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर कूद कर भाग कर आ जाते हैं, क्या हुआ लड़की को, क्या हुआ लड़की को। लेकिन अंदर जाकर देखते हैं लड़की ने अपने माँ बाप को ही मार दिया है। अब तो गाँव में से किसी सियाने पुरुष ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस वहाँ पर आती है, देख करके दोनों लाशों को पुलिस भी हैरान रह जाती है कि लड़की तूने ये क्या कर दिया। और उसके बाद लड़की से जब पूछताछ की जाती है तो लड़की पहले तो अपने गांव पड़ोस का एक दादा था उसको अपने पास बुलाती है, उसको सारी कहानी बता देती है कि मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे थे, आप भी ऐसा कर रहे थे, मैंने इसलिए मार दिया। फिर जब पुलिस पूछती है तो पुलिस भी सारी कहानी पुलिस के सामने भी वो बता देती है। तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि ऐसे माँ बाप जो अपनी छोटी सी बेटी, जो नाबालिग बेटी, उसके साथ ऐसा करवा रहे थे। तो दोस्तों केस तो बनता है। अब उसके बाद उस साहूकार को पकड़ा जाता है, रवि को, कि तूने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी इस परिवार के साथ और तूने नाबालिग लड़की के साथ गंदा कर्म किया है। उसको भी पकड़ा जाता है और लड़की को भी पकड़ा जाएगा क्योंकि इसने भी कोई छोटा मोटा काम नहीं किया था। इस तरह से 2 परिवार खराब हो गए। एक तो लड़की का परिवार, लड़की जेल में रहेगी, माता पिता की हत्या हो गई, और जो साहूकार है उसकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी, अकेला रहता था हवेली में, और जो बेटा है वो अकेला रह गया घर के अंदर। साहूकार भी जेल में पड़ेगा क्योंकि नाबालिग के साथ रेप करने का केस बनेगा और वह शायद हो सकता है लाइफ टाइम जेल में ही रहे। इस तरह से वासना और हवस के चक्कर में लोगों के घर बिगड़ते हैं, लोगों के घर तबाह होते हैं। भैया आज के दौर में ना कभी किसी को मजबूरी पड़ जाए तो दूसरे आदमी से जब पैसा मांगते हैं तो वो न जाने कैसी कैसी डिमांड कर बैठता है। थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है और ऐसे चक्कर में आकर के किसी के साथ ऐसा सौदा ना कर लें जो कल को आपके परिवार को ही जड़ से ख़त्म कर दे। थोड़ा होश में और होश हवास में ऐसे निर्णय, ऐसे फैसले लेने चाहिए। यहाँ पर इन माँ बाप ने बहुत गलत फैसला लिया था, मगर दूसरे तरीके से सोचा जाए तो उनके पास पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल में इलाज करवाना था, उस आदमी की जान बचानी भी ज़रूरी थी। तो जो पत्नी ने कर लिया था चलो वहीं तक बात रुक जाती तो भी बात बन जाती, लेकिन बेटी का भी सौदा कर दिया। यहाँ पर उनको बिल्कुल मना कर देना चाहिए था और अपनी नाबालिग बेटी को ऐसे गंदे कृत्य में नहीं धकेलना चाहिए था। तो भैया कई बार गलतियाँ कर जाते हैं, कई बार वासना का उफान सर पर होता है, तो अंत में इन चीज़ों का जो मतलब अंत होता है वो मौत और घर तबाह, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद, बदनामी, ये चीज़ें ही होती हैं। लोग प्यार करते हैं, प्यार जताते हैं, पहले बड़ा मीठा लगता है, लेकिन बाद में वही प्यार बड़ा कड़वा लगता है। उसके बराबर संसार में कोई कड़वा सामान होता ही नहीं है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से लगातार कमेंट करते हैं, हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, जिनका 29 जून को हैप्पी मतलब एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, और जो कि मेरे जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं 24 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मनोज श्रीवास्तव जी। तो 19 जून को मनोज श्रीवास्तव जी की शादी की सालगिरह है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बना कर रखते हो लगातार पूरे साल टू साल, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका जी। और आप खुश रहें, आपकी पत्नी खुश रहे, आपका जोड़ा बना रहे, सलामत रहे, आपके बच्चे तरक्की करें, आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आपका जीवन है जो ग्रस्त जीवन वो यूं ही महकता रहे, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में, और खुश रहें, खुशहाल रहें, बच्चों के साथ मिलकर रहें, आपके बच्चे कामयाब हों, आप खुश रहें, और आपका परिवार हमेशा तरक्की करे। उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मोनू यादव कमेंट करते हैं, सुदेश भाई हम भी आपकी वीडियो देखते हैं, हम ट्रक ड्राइवर हैं यूपी 87 से, मेरा भी नाम ले लिया करो। ओके बाय जी, बिल्कुल मोनू यादव आपका नाम मैंने लिया है। दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। यूपी 56 महराजगंज, दिलीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, जैसा करोगे वैसा भरोगे जी, बिल्कुल। विक्रम कमेंट करते हैं, विक्रम राजपूत। मुकेश कुमार यूपी 83 से, छोटे लाल राजपूत कमेंट करते हैं, राम राम बड़े भाई जी, नाइस स्टोरी, उत्तर प्रदेश जिला बदायूं से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ विजेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल जी। उसके बाद गणेश सोनी हैं, सुरेश राउत हैं, ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद स्वदेश स्वपन डे कमेंट करते हैं, विनेश कुमार कमेंट करते हैं, और जी उसके बाद विजय कुमार कहते हैं कि थाना महाराष्ट्र से हैं, नाइस कहानी सर, थोड़ा तबीयत ख़राब था, कमेंट नहीं कर पा रहा था जी। बिल्कुल विजय भाई, हम तो याद भी कर रहे थे आपको, आपने बहुत दिनों से कमेंट नहीं किए हैं, मैं सोच भी रहा था विजय भाई कहाँ पर हैं। तो आप पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखें, अच्छे से दवाई गोली लें, और शरीर स्वस्थ होना सबसे पहली ज़रूरत होती है इंसान की, और वीडियो तो बाद में भी देखे जा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, ऐसी औरतों को गाली देने की छूट मिलनी चाहिए भैया जी। जी बिल्कुल जी, कोई औरतें ऐसी होती हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ कपिल देव प्रजापति, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खाटाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।